हेलो दोस्तों। आप सभी लॉकडाउन में अपने घर होंगे और आज जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, पहली क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज पॉलिटी की। और पॉलिटी में आज हम स्टार्ट करेंगे संवैधानिक विकास से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आपको पहले पॉलिटी के बारे में बेसिक जानकारी के साथ साथ जो संवैधानिक विकास है इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि आखिरकार संविधान का विकास किस प्रकार हुआ, तो संविधान के विकास से पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पता होगा कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के बाद सन 1717 में फारूक शेर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान दिया गया। और इसी गोल्डन फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की इजाज़त मिली। इसके बाद 1757 में पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कंपनी द्वारा हरा दिया गया। इसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय व अवध के नवाब सिराजुद्दौला व बंगाल के नवाब मीर कासिम को भी इस युद्ध में हरा दिया गया। बक्सर के युद्ध के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूर्ण नियंत्रण में दीवानी व्यवस्था अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के द्वारा दीवानी व्यवस्था अपने हाथों में ले ली और बंगाल में एक द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया। 1765 से लेकर और 1772 तक इलाहाबाद की संधि का जो द्वैध शासन बंगाल में लगा रहा। लेकिन 1773 में नए गवर्नर के तौर पर जो बंगाल के गवर्नर बनकर नए गवर्नर आते हैं, उनका नाम वारन हेस्टिंग। तो वारन हेस्टिंग कहीं ना कहीं देखते हैं और 1765 से 1772 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर लगातार लूटपाट की। स्वयं अंग्रेजों द्वारा यह कहा गया है कि उनकी जो व्यवस्था है, जो भारत में जो उनकी व्यवस्था है, वो कुछ इस स्पंज की भांति कार्य करती थी कि जो भारत के सभी रिसोर्सेस थे वो उन्हें यहाँ से रिवर्स करके और जो टेम्स नदी है उसके किनारे जाकर निचोड़ देती थी। यहाँ से सभी रिसोर्सेज उन्होंने उठाए और वहाँ जाकर निचोड़ दिए। ऐसा कुछ अंग्रेज स्वयं अपने स्पंज की भांति या अपनी व्यवस्था के बारे में कहते हैं। तो हम देखते हैं कि 1765 से लेकर 1772 तक अंग्रेजों ने यहाँ भयंकर लूटपाट की, चाहे वो किसी भी द्वारा, भू राजस्व द्वारा हो, टैक्सेस द्वारा हो, या बंगाल को पूरा का पूरा आर्थिक शोषण किया गया। इसके बाद 1772 में वारन हेस्टिंग के आ जाने के बाद 1772 में वारन हेस्टिंग बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। तो यहाँ तक आप सभी ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हम आगे बात करते हैं कि आखिरकार आगे क्या हुआ था। तो 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार फर्स्ट टाइम महारानी द्वारा यह विचार किया गया कि कहीं ना कहीं कंपनी अपने अधिकारों का बड़े स्तर पर प्रयोग कर रही है और कंपनी उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इसीलिए महारानी ने कंपनी को अपने नियंत्रण में करने के लिए, कंपनी पर अपना थोड़ा सा नियंत्रण स्थापित करने के लिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भेजा। तो इन एक्टों को याद करने का सिर्फ एक क्रम वाइज तरीका यही है कि अगर आप इनकी बिल्कुल बेसिक से नॉलेज रखें और इनके बारे में जानकारी रखें और एक कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको सभी एक्ट याद हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आखिरकार क्या कहता था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली कंडीशन ये थी कि इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था अब उसका पद गवर्नर जनरल कर दिया गया। साथ साथ जो इस समय अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी, जिसे मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल और बम्बई प्रेसिडेंसी, तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर भी बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। और तीसरी कंडीशन में क्या कहा गया, इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि भारत के अंदर प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई थी। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं उनके द्वारा कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। और इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग बनकर भारत आया।
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम एलिस इम्पे था। और इसमें एक फैक्ट्स और है जो इम्पोर्टेंट है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी या जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उसमें 4 सदस्य होते थे। परंतु ये आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि इस परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते थे और 4 सदस्य यानी कि गवर्नर जनरल प्लस 3 और ये 4 सदस्य बहुमत के आधार पर जो भी निर्णय लाते थे वही निर्णय मान्य होता था। तो इस एक्ट में हमने देखा कि इन 3 सदस्य साथ साथ एक गवर्नर, कुल मिलाकर 4 सदस्य होते थे जो गवर्नर जनरल की परिषद कहलाती थी। इसके बाद कंपनी द्वारा 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से एक एक्ट और भेजा गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये भी आप नोट कर सकते हैं, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यानी इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी पर फिर से नियंत्रण स्थापित करने के साथ साथ जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। अब इस एक्ट में क्या था, तो इसमें हम देखते हैं कि कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे वे अलग अलग कर दिए गए। यानी कि कंपनी का राजनीतिक करने का अधिकार अलग और व्यापार वाणिज्य करने का कार्य अलग कर दिया गया। अगली विशेषता, भारत में कंपनी अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यानी कि पहली बार महारानी ने जो भारत के अधिकृत क्षेत्र थे जिन पर कब्जा किया गया था उन क्षेत्रों के लिए ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र नाम दिया कि वे क्षेत्र अब ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ब्रिटिश शासन को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान हो गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान हो गया था। यानी कि महारानी द्वारा पहली बार कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। और अगर हम देखें तो इस एक्ट के द्वारा जो राजनीतिक कार्य थे उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो व्यापारिक कार्य थे, जो राजनीतिक कार्य थे उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो वाणिज्यिक कार्य थे उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 अलग अलग व्यवस्था बनाई गई। इसके बाद अगले एक्ट की हम बात करते हैं तो 1833 का एक्ट। इससे पहले 1833 के एक्ट से पहले हम 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ नहीं दिया गया है 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट में जो चीज़ दी गई है उनके बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो पहली बात तो 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने का परमिशन दी गई थी कि ईसाई मिशनरी भी भारत में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी को चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, चीन यानी कि चीन के साथ जो कंपनी का व्यापार था, साथ साथ जो भारत में कंपनी का चाय पर अधिकार था उस अधिकार को छोड़कर उसका व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कंपनी पर महारानी द्वारा एक प्रत्यक्ष तौर पर काम करना शुरू हो गया है। यानी कि कंपनी को चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर उसके व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब भारत में कोई भी विदेशी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा यूरोप से कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ आकर व्यापार कर सकती थी। इसके बाद 1813 के एक्ट में ही कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये एक्ट हमने देखा। इसके बाद हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट। और मैं पिट्स इंडिया एक्ट में आपको बता दूं कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उस गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई थी। तो आपने देखा प्रारंभ में 4 और उसके बाद 3, रेगुलेटिंग एक्ट में 4 थी और पिट्स इंडिया एक्ट में 3 थी। ये छोटे छोटे फैक्ट्स आप जरूर याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में। तो इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को विधायिका शब्द से वंचित कर दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल थे जो मद्रास और बम्बई के, उन्हें गवर्नर जनरल को विधायिका शब्द से वंचित कर दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बनकर आए थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब हम और बात करते हैं, इसी एक्ट के द्वारा पहली बार एक नए सदस्य, विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। एक विधि सदस्य की
नियुक्ति की गई, यानी गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक नया मेंबर जो जोड़ा गया वो विधि सदस्य था, और ये अस्थायी था, अस्थायी सदस्य। तो जो विधि सदस्य था, भारत के पहले अस्थायी विधि सदस्य वे थे मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। तो विधि आयोग यानी कि विधि सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई, और इस बार फिर सदस्य 3, आपने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सदस्य 4, और पिट्स इंडिया एक्ट में सदस्य 3, और 1833 के चार्टर एक्ट में 3+1 यानी कि 3 तो वही जो प्रारंभ से चलते आ रहे थे, साथ साथ एक जो अस्थायी विधि सदस्य होता था। इस एक्ट के बाद हम बात करते हैं, इसी एक्ट में पहली बार बात की गई थी कि भारत के अंदर ओपन प्रतियोगिता यानी खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा आईसीएस के लिए, आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। लेकिन परंतु इसी एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह व्यवस्था नहीं हो पाई, इसके बाद हम बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के बाद। तो आप सब देख रहे होंगे कि 1833 के चार्टर एक्ट में 1813 का चार्टर एक्ट, 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट, और 1833 के 20 साल बाद 1853 का चार्टर एक्ट। तो इससे हमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब कंपनी को 20-20 साल के लिए शासन के लिए अधिकार दिए जा रहे थे। तो 1853 के चार्टर एक्ट में देखते हैं, 1853 के चार्टर एक्ट के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम थे, यानी कि 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अंतिम चार्टर एक्ट था। इसी अधिनियम में पहली बार गवर्नर की विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, यानी इसी एक्ट के द्वारा पहली बार गवर्नर की जो विधायी परिषद थी और जो उसकी प्रशासनिक कार्य थे उन्हें अलग अलग कर दिया गया। और इसी अधिनियम में पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, यानी इसी अधिनियम में फर्स्ट टाइम पहली बार, देखो 1833 के चार्टर एक्ट में हमने बात की थी कि कहीं ना कहीं खुली प्रतियोगिता के लिए सुझाव दिया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण वह सुझाव समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया गया। इसी एक्ट में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ, यानी इसी अधिनियम में पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, यानी कि पहली बार कहा गया कि जो स्थानीय जो भारत के यहाँ के लोग हैं उन्हें भी यहाँ शामिल किया जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि वे आखिरकार कौन से ऐसे मेंबर। तो आगे हम बात करते हैं कि इसी एक्ट के द्वारा 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि अब कंपनी कभी भी समाप्त की जा सकती है, यानी महारानी ने इसी एक्ट में यह भी कहा कि कंपनी को अब कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद 1858 से 1847 तक जो भी ताज का शासन प्रारंभ होगा। पहले इससे बारे थोड़ा बैकग्राउंड पर बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में 1858 में इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पत्र जारी किया गया, और महारानी के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। उसी महारानी के घोषणा पत्र में कहा गया था कि अब कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि हमने देखा कि 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी से चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, जबकि 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी का पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और 1853 में कंपनी को यह कह दिया गया कि भविष्य में हम उसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और 1858 में ये महारानी ने इलाहाबाद घोषणा पत्र में उसे समाप्त कर दिया। तो अब यहाँ से ताज का शासन प्रारंभ हो जाता है, और देखते हैं कि अब ताज के शासन में भारत के लिए क्या व्यवस्था बनकर आती है। तो 1858 का शासन भारत शासन अधिनियम, जिसके द्वारा आप लगातार इसके बाद 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947 तक अधिनियम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं 1858। भारत में शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध यह कानून ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने वाला कानून था, यानी कि इस कानून में कहा गया कि यह भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी के
महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। अब भारत के लिए जो भी कानून बनाएगी वह महारानी द्वारा बनाया जाएगा। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया, यानी कि भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम पेंटिक और भारत के पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग। साथ साथ भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो दो पद थे, जो 1784 में हमने पढ़े था, पीट्स इंडिया एक्ट, और पीट्स इंडिया एक्ट में दो पद आए थे, दो विभाग, जो एक व्यापारिक कार्य करता था और एक राजनीतिक कार्य, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। जो द्वैध शासन की व्यवस्था 1784 में अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई थी, कहीं ना कहीं वो 1858 के महारानी घोषणा पत्र में समाप्त कर दी गई और उनके स्थान पर एक नए पद, भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। इसके बाद 1861 का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में क्या था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली बार 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय गवर्नर, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषदों में मनोनीत किया। तो हम बात करते हैं कि इसी एक्ट के द्वारा जो सबसे पहली बात ये थी कि प्रांतीय विधान परिषद, मैं आपको सभी क्वेश्चनों के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था। पहली बात तो प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया, प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया। और हमने देखा था कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में, हमने देखा था शुरुआत में रेगुलेटिंग एक्ट में सदस्यों की संख्या 3, पीट्स इंडिया एक्ट में सदस्यों की संख्या, रेगुलेटिंग एक्ट में सदस्यों की संख्या 4, रेगुलेटिंग एक्ट में सदस्यों की संख्या 4, पीट्स इंडिया एक्ट में 3 और 1833 के चार्टर एक्ट में पुनः 4। पुनः 4 का मतलब एक अस्थायी विधि सदस्य। और उसके बाद जो 1861 का एक्ट है, इस 1861 में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य कर दिए गए। इन 6 सदस्यों में साथ साथ प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया और प्रांतीय विधान परिषदों में 3 भारतीयों को शामिल किया, 3 गैर सरकारी सदस्य शामिल किए गए। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगी, केंद्रीय जो प्रांतीय विधान परिषद है, इस प्रांतीय विधान परिषद में जो 3 सदस्य 1861 में जो सदस्य थे, इनकी संख्या मिनिमम 6 और अधिकतम 12 होती थी। और इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, जिसमें पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, आप लिख सकते हैं पटियाला के, ये नाम आपको कहीं नहीं मिलेंगे बच्चों, इन्हें नोट कर लीजिए। पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण और तीसरे सर दिनकर राव। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण और सर दिनकर राव को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं इस अधिनियम में अगली विशेषता। इस अधिनियम में मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी की विधान शक्तियां पुनः विकेंद्रीकरण प्रक्रिया द्वारा शुरुआत की कर दी गई। यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट में हमने देखा था कि जो भारत का गवर्नर जनरल विलियम पेंटिक था, उसके अधीन भारत की सभी शक्तियां कर दी गई थी और वही सर्वोसर्वा था। लेकिन 1861 के अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग ने पुनः उनकी शक्ति उन्हें वापस लौटा दी थी। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियां पुनः वापस देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। इसी अधिनियम में बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में क्रम से 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी अब कहीं ना कहीं गवर्नर की शक्ति को बड़ा किया जा रहा था। गवर्नर नहीं, वायसराय बोल सकते हैं, वायसराय को पुनः अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। और इसी अधिनियम के द्वारा, ये जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी आप अपने नोट कर सकते हैं। साथ साथ इसी अधिनियम में पहली बार 1861 के अधिनियम में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब ये है कि इसी अधिनियम के द्वारा फर्स्ट टाइम, पहली बार मंत्रिमंडल, यानी कि सभी को अपने अपने विभाग के लिए कार्य करने का प्रारंभ कर दिया गया। और इसी अधिनियम से 1 वर्ष पहले 1860 में बजट को भी प्रारंभ कर दिया गया था। तो बजट भी इसी अधिनियम में शुरू कर दिया गया था। तो अध्यादेश विकेंद्रीकरण, पोर्टफोलियो सिस्टम और प्रांतीय विधान परिषद, और उसमें 3 मेंबर। अब हम अगले अधिनियम पर बात करते हैं 1892 के
अधिनियम पे कि 1892 के अधिनियम में क्या हुआ था। तो इस अधिनियम में केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। यानी अब इनकी संख्या, प्रांतीय सदस्यों की संख्या मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 कर दी गई। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 कर दी गई। इसी अधिनियम में द्वारा पहली बार विधान परिषद के कार्यों में बजट पर बहस करने के लिए बजट पर बहस करना प्रारंभ हो गया। इसी अधिनियम में पहली बार फर्स्ट टाइम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ कर दिया गया। प्रत्यक्ष नहीं और अप्रत्यक्ष, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था शुरू कर दी गई। परंतु कहीं भी इस अधिनियम में चुनाव शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी अधिनियम में बजट पर प्रश्न पूछना, बहस करना, ये सब व्यवस्था शुरू कर दी गई। इसके बाद 1909 का अधिनियम, इसी अधिनियम को मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड मॉर्ले इस समय भारतीय राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो इस समय भारतीय वायसरॉय थे। इसी अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषदों में के आकार में वृद्धि कर दी गई और परिषदों की संख्या 16 से 60 हो गई। यानी कि अब संख्या 1660 कर दी गई। इसमें दोनों स्तरों पर विधान परिषदों में कार्यों पर दायरा बढ़ाया गया। इसके दोनों स्तरों पर विधान परिषद की चर्चा कार्यों पर दायरा बढ़ाया गया। और इसी अधिनियम में पहली बार सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम सदस्य थे, प्रथम भारतीय सदस्य बने। और इसी अधिनियम द्वारा